हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने क्रैश लैंडिंग ऑन यू और स्नो ड्रॉप जैसे कमाल की कोरियन ड्रामा को देखा होगा देन आई एम 100% श्योर कि ये ड्रामा ना आपका दिल छू लेगा, क्योंकि इसकी स्टोरी भी बिल्कुल वैसी ही है। ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक है दोस्तों, जहाँ पर नॉर्थ और साउथ कोरिया के लोग एक पीस विलेज नाम के विलेज में पूरे 1 साल तक रहते हैं और यही इनका प्रोजेक्ट है, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देशों के बीच में शांति को बनाए रखने के लिए बनाया गया है, जिससे कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के कल्चर और साथ ही पॉलिटिकल चीजों को आराम से समझ सके। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब दोनों देशों के बीच में एक प्यारी सी लव स्टोरी अनफोल्ड होती है। हमारा हीरो हॉन्जो, जो कि एक टैलेंटेड पियानिस्ट है और साउथ कोरिया से बिलोंग करता है और अपनी म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा डीपली कनेक्टेड है और अपनी खुद की दुनिया में ही मस्त रहता है। वहीं दूसरी तरफ हाना, जो कि हमारी मेन फीमेल लीड है, नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल की बेटी है और उसका ब्रिंगिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में हुआ है, जहाँ पर भाई इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना सही नहीं माना जाता। फिर तो दोनों के बीच काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई और यूनिक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ कैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है, जानने के लिए कहानी में बने रहिए। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से कर दीजिए, वरना बाद में बहुत पछताने वाले, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी की शुरुआत हमारे हीरो हॉन्जो से होती है, जो कि अपनी मस्त इंपोर्टेड कार में बैठकर पीस विलेज में जा रहा होता है। और वहीं हमें ये भी पता चलता है कि दोस्तों ये पीस विलेज 70 साल की वॉर के बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है, ताकि दोनों ही देशों के लोग शांति से रह सके और साथ ही एक दूसरे के कल्चर को अच्छे से समझ और जान सके। मैनेजर भी रिपोर्टर्स को बता रहा होता है कि दोनों देशों के कुछ चुनिंदा लोगों को चुना गया है, जिन्हें यहाँ पर 1 साल तक रहना है और उनके लिए सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी और उन्हें एक दूसरे के कल्चर में ढलना होगा। जैसे ही योंजो वहाँ पहुँचता है तो उसे उसका हाउस नंबर बताया जाता है। फटाक से वहाँ पर जाकर अपना सारा सामान रखवाने लग जाता है और सबसे पहले स्प्रे मारता है, जिससे किसी कोई कीड़ा वीड़ा ना काट ले। और योंजो की हरकतों से तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि ये सफाई का कितना ज्यादा पक्का है। सबसे ज्यादा प्यार अपने पियानो से करता है, क्योंकि वो एक पियानिस्ट है और जैसे ही देखता है कि कुछ लोग उसके पियानो को उठाकर बड़ी बेरहमी से रख रहे हैं तो जाके उनके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और उन्हें आराम से ध्यान से रखने के लिए बोलता है। लेकिन वो लोग तो गुस्सा होकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। योंजो ने रोकता है बट वो तो रुकते ही नहीं है और इसीलिए बेचारा अपने आप उसे उठाने की रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं इतना भारी होता है कि उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वहीं पर बैठकर जैसे वो पियानो की धुन बजा रहा होता है, लोग तो मदहोश हो जाते हैं। इतने प्यार से वो बजा रहा था कि लोग भी समझ जाते हैं कि जरूर योंजो यहाँ पहुँच गया है। जूही नाम की एक ब्लॉगर भी उसके पास जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं तुमसे पियानो सीखना चाहती हूँ। लेकिन योंजो तो सीधा उसे इग्नोर मारकर जाने लग जाता है और बोलता है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमारी खूबसूरत सी फीमेल लीड हाना एक बस में आ रही होती है नॉर्थ कोरिया के लोगों के साथ में, जो कि नॉर्थ कोरिया ऑफिशियल की बेटी है। लेकिन बस खराब होने की वजह से उन्हें वहाँ से पैदल ही आना पड़ जाता है और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी होता है। जैसे ही साउथ कोरिया का मैनेजर नॉर्थ कोरिया के मैनेजर से बोल रहा होता है कि तुम्हारे देश के लोग तो अभी तक पहुंचे ही नहीं हैं, नॉर्थ कोरिया का मैनेजर भी बोलता है कि हमारे देश के लोग ना अपनी जुबान के पक्के होते हैं, वो लोग आते ही होंगे, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। और साथ ही वो हाना की भी बात कर रहे थे, क्योंकि वो वहाँ की ऑफिशियल की बेटी थी, जो कि अपनी डैड की जगह पर उस विलेज में 1 साल के लिए रहने के लिए आई हुई थी। जैसे ही नॉर्थ कोरिया के लोग पहुंचते हैं, उन सबको उनका हाउस नंबर अलॉट कर दिया जाता है और हाना भी अपने बॉडीगार्ड को जाने के लिए बोलती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में घुसती है तो उसे शावर की आवाज आती है, तो उससे कि वो सोचती है कि शायद मेरे घर में कोई चोर घुस गया है। और वहीं योंजो भी बाहर आता है, दोनों ही एक दूसरे को चोर समझकर एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हाना तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन बेचारी योंजो की नाक से खून आ रहा होता है। उसकी हालत काफी खराब कर दी थी हाना ने मार मार के। जैसे ही फिर मैनेजर उनका हाउस नंबर चेक करते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चलता है कि इन दोनों को एज अ हस्बैंड वाइफ सेम ही हाउस अलॉट किया गया है। हॉन्जो और हाना को वो लोग ये बात नहीं बताते हैं, क्योंकि भाई वो लोग कोई आम लोग तो थे नहीं, नॉर्थ और साउथ कोरिया की बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज थे और अगर ये बात बाहर आई तो दोनों मैनेजर की जॉब तो खतरे में पड़ सकती है। और इसीलिए दोनों ही मैनेजर फिर उनसे ये बोलते हुए रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि एक एरर के कारण ही आप लोग का साथ में हाउस नंबर अलॉट हो गया है और इसीलिए आपको प्लीज साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और घर खाली नहीं है। हाना और योंजो तो आपस में लड़ने लग जाते हैं कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ और योंजो भी बोलता है वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है।
लेकिन जैसे ही हाना को ये याद आता है कि उसके डैड ने उसे कहा था कि अगर वो उस विलेज में पीसफुली रहती है, कोई गड़बड़ नहीं करती है, तो वो उसकी एक विश पूरी करेंगे, जो भी वो मांगेगी वो उसे जरूर देंगे। हाना तो सेम हाउस में योंजू के साथ रहने के लिए मान जाती है और वैसे भी उसके पास कोई और ऑप्शन तो था ही नहीं। जैसे ही फिर वो उस घर के रूम में पहुंचती है, देखती है होंजू को सामान रखा हुआ था, सारा सामान उठा के बाहर फेंकने लग जाती है और खुद वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। होंजू भी वहीं हॉस्पिटल में अपनी नाक दिखाने के लिए गया हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी कोई हड्डी टूट गई है। नर्स उसे चेक करके बताती है कि आपकी नाक बिल्कुल ठीक है। जैसे ही उसे टच करती है तो यहाँ तो वो नौटंकी दिखाने लग जाता है कि लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो देख के काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हाना ने उसका रूम जो हड़प लिया था। वायलिन का बॉक्स देखकर ये इमेजिन करने लग जाता है कि शायद इसमें गन होगी और हाना उसे शूट कर रही है, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो उसमें वायलिन होता है। उसे निकाल के वो देख रहा होता है कि हाना आगे उसे उसके रूम से वहाँ से भगा देती है और बोलती है मेरे सामान को छूना भी मत। बेचारा अपना मासूम सा हीरो जिसके पास बेड भी नहीं होता, जमीन पे सो रहा होता है और हाना को बार बार कोस रहा होता है कि उस लड़की के चक्कर में आज तो मेरी कमर में दर्द हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हाना अपने बॉडीगार्ड के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई होती है, जहाँ पर वो तो उस पे लाइन मारकर कह रहा होता है कि नॉर्थ कोरिया के जो बॉयज है ना, वो साउथ कोरिया के बॉयज से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, और अपनी शर्ट वर्ट उतार के उसे शो ऑफ कर रहा होता है। लेकिन वो तो उसे वहीं झाड़ते हुए बोलती है कि तुम्हें ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। डैड ने भले ही तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनाकर भेजा होगा, लेकिन मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। जहाँ पर तभी जूही पहुंच जाती है, उन्हें अपने ब्लॉग में ले दी है, उनसे हेलो हाय बोलती है कि मैं एक बहुत ही बड़ी और सक्सेसफुल ब्लॉगर हूँ। जैसे ही फिर हाना घर पहुंचती है, रेडी शेडी होकर जा रही होती है, तो अपना हीरो उठ कर आता है, बोलता है कि तुम्हारे चक्कर में मेरा बैक पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि तुमने मेरा बेड और मेरा रूम दोनों मुझसे छीन लिया। लेकिन भाई अपनी हीरोइन तो उससे सीधा इग्नोर मारकर जाने लग जाती है, क्योंकि वो काफी रूड थी। मैनेजर ने भी वहाँ पर अनाउंस करके बता दिया होता है कि आज शाम को पार्टी होने वाली है, जिसमें सब लोगों को आना कंपल्सरी है, और साथ ही हमारे पास नॉर्थ और साउथ कोरिया की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, जिसमें होंजू जो कि मशहूर पियानिस्ट है, आप सबके लिए पियानो बजाएगा, और वहीं हाना जो कि आप सबके लिए वायलिन बजाएगी। ये सुनते ही ये दोनों तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन जो उसे इन सब की क्या पड़ी थी, वो तो बस अपना व्लॉग बनाकर सोच रही होती कि आज मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, और काफी खुश हो रही होती है। वहीं फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि जब सब लोगों के हाउस की अलॉटमेंट हो रही थी, तब वर्कर से वहाँ पे कॉफी गिर गई थी, जिसके चक्कर में होंजू और हाना दोनों एज अ मैरिड कपल रजिस्टर हो गए थे। यानी कि दोस्तों किस्मत भी इन्हें मिलाना चाहती थी। तो फिर होंजू और हाना दोनों ही तिल मिलाते हुए गुस्से में वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बिना हमसे पूछे आप ये अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं। साउथ कोरिया का मैनेजर फिर उन्हें अपनी कहानी सुनाते हुए इमोशनल करने लग जाता है कि मेरी दादी नॉर्थ कोरिया में रहती थी, और जब मेरे पेरेंट्स मुझे नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया ले आए थे, मैंने उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, क्योंकि मुझे उनसे काफी ज्यादा लगाव था, और इसीलिए मैं दोनों ही कल्चर को काफी ज्यादा मिस करता हूँ, और इसलिए चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर दोनों देशों के कल्चर को साथ में लेकर आए और इस पार्टी में जान डाल दे। तो उसकी इतनी इमोशनल परफॉर्मेंस से दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं, पार्टी में परफॉर्म करने के लिए भी हाँ बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो मैनेजर ने बाजी मार ली थी, और वो नॉर्थ कोरिया के मैनेजर को बता रहा होता है कि मैंने तो सिर्फ एक झूठ बोला था ताकि ये दोनों साथ में परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट सीन में दोनों मैनेजर्स पार्टी के लिए काफी सारी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, खूब सारा खाने का सामान वगैरह रख रहे होते हैं। जहाँ पर तभी जूही पहुंच जाती है, अपने व्लॉग बनाने लग जाती है, और मैनेजर के ये बोलते हैं कि ये व्लॉग आप अभी अपलोड नहीं कर सकती। जूही बोलती है कि हाँ मुझे यहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशन पता है, जब यहाँ से मैं निकल जाऊंगी उसके बाद ही मैं इस व्लॉग को अपलोड करूंगी। हाना और बॉडीगार्ड भी वहाँ उनकी काफी हेल्प करते हैं, और हाना तो अपने बॉडीगार्ड के मुंह में पत्ता ठूस के बोलती है कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप शांत होकर बैठो। तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं, जिसमें एक प्रेग्नेंट कपल होता है जो सबको हंसाने का काम करते हैं। जैसे ही फिर मैनेजर को ये पता चलता है कि अरे भाई होंजू तो आया ही नहीं है, वो उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन भाई होंजू के तो अलग ही नखरे होते हैं, बोलता है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, देखो वो लोग मेरे बिना ही कितने ज्यादा खुश हैं और उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। सबको सुनते ही मैनेजर सबसे पहले सीधा पर्दे बंद करता है और उसे मनाते हुए कहता है कि आपके बिना तो पार्टी में जान ही नहीं आएगी, और उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर फाइनली फिर होंजू भी पार्टी में पहुंच जाता है। सबके सब उसे देखकर काफी खुश होते हैं। सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो हाना से बोलता है कि तुम अपना वायलिन प्ले करो, और उसके साथ ही मैच होती हुई धुन मैं अपने पियानो में बजाऊंगा। और सब वहाँ पे खुशी से नाच रहे होते, मस्ती कर रहे होते, लेकिन फिर देखते देखते अचानक से सायरन बज जाता है, लाइट भी ऑफ हो जाती है, सब काफी डर जाते हैं, और होंजू तो पियानो के नीचे ही जाकर छुप जाता है। जहाँ पर फिर मैनेजर उनको बताते हैं यहाँ पर एक जंगली जानवर घुस गया था, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया है, आप फिक्र मत कीजिए।
जूही भी वही बॉडीगार्ड पे लाइन मारते हुए बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और तुम तो एक बॉडीगार्ड हो, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। तो बॉडीगार्ड उसे टॉर्च लेकर उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही हाना और हॉन्जो फिर घर पहुंचते हैं तो हॉन्जो तो हाना को देखकर शॉक हो जाता है कि अरे ये लड़की कितनी ज्यादा टफ है, इसे तो अंधेरे से भी डर नहीं लगता। और वहीं हाना कैंडल जलाकर बैठी हुई होती है। लेकिन जैसे ही हॉन्जो देखता है कि उसने कैंडल उसके फेवरेट बर्तन में लगाया हुआ है, वो तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि जानती भी हो कि ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसे हटाने के चक्कर में बेचारे हॉन्जो का हाथ जल जाता है, जिससे कि हाना उसे फिर ठंडे पानी के टैप के नीचे रखती है और बोलती है कि तुम एक पियानिस्ट हो और पियानिस्ट के लिए इसके हाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका ध्यान रखा करो। और अचानक से लाइट जल जाती है, दोनों काफी क्लोज होते हैं उस टाइम पर। वहीं दूसरी तरफ दोनों मैनेजर भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो जानवर हमें मिला है, अगर नॉर्थ कोरिया वाले उसे मारकर खा गए तो साउथ कोरिया वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे। दोनों ही देशों की कल्चर और लोग काफी अलग अलग थे और इसीलिए उन्हें काफी ध्यान रखना पड़ता था हर चीज का वहाँ पर। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हॉन्जो अपने लिए कॉफी बना रहा होता है, लेकिन उसके पेट में प्रेशर बढ़ने लग जाता है। लेकिन जैसे ही बाथरूम में जाता है, देखता है कि हाना वहाँ पर घुसी हुई होती है और बेचारा भागते भागते फिर मैनेजर के पास आता है। और मैनेजर तो उसे देखकर डर जाता है कि लगता है हॉन्जो काफी गुस्से में है और इसीलिए आज तो उनकी शामत आ जाएगी। लेकिन जैसे ही हॉन्जो उनसे वॉशरूम के बारे में पूछता है, दोनों ही काफी रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हॉन्जो वॉशरूम यूज करके बाहर आता है, उससे बोलता है कि मैं उस लड़की के साथ में नहीं रह सकता और इसलिए मुझे दूसरा घर दे दो। लेकिन वो दोनों ही यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि कोई और घर अभी खाली नहीं है, इसलिए फिलहाल तो आपको उसके साथ में ही रहना पड़ेगा। आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोग आपस में क्लियर कर लो, और साथ ही अगर आपको जब भी वॉशरूम की जरूरत पड़े तो आप हमारा वॉशरूम आकर आराम से यूज कर सकते हैं। हाना भी वहीं जैसे नहा धोकर आती है, सामने कॉफी रखी हुई देखती है, टेस्ट करती है, काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। हॉन्जो जब अपनी कॉफी पीने के लिए आता है, देखता है कि कप पूरा खाली है, यानी कि हाना ने सारी कॉफी चट कर ली थी। और जैसे वो बाथरूम में जाता है वो काफी गंदा होता है। ये देखते ही बेचारे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन काफी क्यूट लग रहा था और सारा का सारा बाथरूम उसे खुद साफ करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हाना की डैड को दिखाया जाता है, जो कि काफी स्ट्रिक्ट हैं। हाना की आंटी उनसे कहती है कि आज मुझे नाइट शिफ्ट के लिए जाना है, मैंने आपके लिए खाना बना कर रख दिया है, आप खा लीजिएगा। और डैड तो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। हाना भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आंटी ने उसे कॉल करके उसकी हालचाल पूछे थे और साथ ही बोला था कि तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है। तो हाना भी उनसे बोल दी कि मुझे अच्छे से याद है, और साथ ही फिर आंटी उसे उसके डैड से बात करने के लिए बोलती है। तो हाना बोलती है कि मैं फ्री होकर उनको कॉल कर लूंगी। दोनों की बातों से पता चल रहा था कि हाना और उसके डैड के बीच में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। हॉन्जो भी वहीं बीच पर जाकर अपने सीईओ को कॉल करके वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन उसका सीईओ से कहता है कि मैंने तो आपको पहले जाने के लिए मना किया था, लेकिन आपको ही अपने काम से ब्रेक चाहिए था और इसलिए 1 साल तक अब आपको वहाँ पर रहना होगा, वरना काफी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नेक्स्ट सीन एक मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर सबको बता रहा होता है कि हमारे पास एक फॉर्म है और अब सबको वहाँ पर खेती करनी होगी। ये सुनते ही हॉन्जो तो सीधा सीधा इनकार करने लग जाता है कि फॉर्मिंग का काम मुझसे नहीं होगा, मेरे हाथ बहुत खूबसूरत है और मैं पियानो बजाता हूँ, वो खराब हो जाएंगे। सबके सब फॉर्मिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, सिर्फ हॉन्जो को छोड़ के। हाना का बॉडीगार्ड भी उसे देखकर पूछ रहा होता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम काफी परेशान लग रही हो। तो हाना उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। हॉन्जो बेचारा किस्मत का मारा काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है, उसे तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या ही करे, और इसलिए अपनी बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन को खोलकर बैठ जाता है। साथ में कुछ नूडल्स भी बनाए हुए होते हैं, जहाँ पर तभी हाना पहुंच जाती है और बोलती है मुझे काफी भूख लग रही है। उसकी वाइन भी पीती है और साथ में उसके नूडल्स भी अजीब तरीके से भर भर के खा रही होती है। हॉन्जो उसे देखकर काफी शॉक हो रहा होता है, लेकिन वो जानता नहीं था कि हाना कितनी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे यहाँ पर अडेप्ट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। हॉन्जो ने वहाँ पर एक एग्रीमेंट बनाकर रखा था, जो कि दोनों को फॉलो करना था, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि बाथरूम को कोई भी 15 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकता, जो भी बाथरूम यूज करेगा उसे क्लीन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है कि हाना हॉन्जो का कोई भी सामान टच नहीं करेगी और उससे दूर रहेगी। जैसे वो थर्ड पॉइंट देखते ही काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सारे घर को साफ हॉन्जो करने वाला है। और यहाँ पे हाना बोलती है कि मैं तो भाई इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने ही बनाया है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो दोस्तों हाना ने ही चेंज कर दिया था। बेचारा अपना मासूम हीरो एक बार फिर से उसकी बातों में फंस जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही बॉडीगार्ड जॉगिंग के लिए हाना को लेने जा रहा होता है, तो जूही के घर के सामने से निकलता है, वो भी उसे देख के हाय बोलती है और उसका व्लॉग बनाने लग जाती है।
लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जैसे ही बॉडीगार्ड हाना को आवाज लगाता है तो हम देख पाते हैं कि हॉन्जू और हाना तो एक साथ में ही सोए हुए होते हैं और हॉन्जू देखकर काफी शॉक हो जाता है। फटाफट से अपनी शर्ट पहनता है, बाहर निकल कर आता है, बोलता है कि हाना भी सो रही है। तो बॉडीगार्ड के बोलते हैं कि वो वैसे इतना लेट तक तो नहीं सोती कि हाना भी बाहर आ जाती है और बोलती है कि सुबह सुबह तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ जॉगिंग के लिए। हाना के जाते ही बॉडीगार्ड उसे बोलने लग जाता है कि मेरी नजरें तो तुम पर ही रहेंगी। जैसे ही फिर हाना बॉडीगार्ड के साथ जॉगिंग पर जाती है वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी अंदर से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, जानती हो ना कि ड्रिंक करने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं रहता, तुम्हारी और उसके बीच कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। और उसे वहीं पर टोकते हुए हाना बोलती है कि हमारे बीच में से कुछ भी नहीं है और उसे छोड़कर वहीं से भाग जाती है। हॉन्जू काफी परेशान होता है, उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जैसे वो याद करने लग जाता है कि उन्होंने ड्रिंक की थी, उसके बाद वो पियानो बजाने बैठ गया था, जहाँ पर हाना भी आगे पियानो बजा रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और यहाँ तक कि उनके बीच में किस भी हो गई थी। वो तो काफी शॉक हो जाता है कि तभी हाना वहाँ पहुँच जाती है, साथ ही बोलती है कि ये साउंड शायद मैंने कभी पहले सुना है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। हॉन्जू सोच में पड़ जाता है कि ये साउंड तो मैंने रात में ही कल बजाया था और अगर हाना को याद है तो फिर तो इसे हमारी किस भी याद होगी, लेकिन ये तो सिर्फ ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, यानी कि ये एक हार्टलेस लड़की है और मैं भी इसके साथ वैसे ही बिहेव करूंगा। जूही भी वही अपना व्लॉग बनाते हुए व्यूअर्स को बता रही होती है कि आज हम लोग पोटैटो की खेती करने वाले हैं, जहाँ पर डॉक्टर और नर्स भी पहुंच जाते हैं और वो उनको भी अपने व्लॉग में लेती है। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। हाना भी अपनी रिसर्च का काम कर रही होती है, वो भी वहाँ पर फार्मिंग करने लग जाती है और यहाँ पर वॉन्जू अपनी और हाना की किस के बारे में सोच रहा होता है। थप्पड़ मार मार के अपने आप को होश में लेकर आता है कि जो वो सोच रहा है वो गलत है, सही नहीं है। हाना जब फार्मिंग कर रही होती है बॉडीगार्ड उसे घूर घूर के देख रहा होता है, जहाँ पर तभी जूही पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि क्या प्लीज तुम मुझे पोटैटो की खेती करना सिखा दोगे। और वहाँ वो उसे सिखा रहा होता है कि इसे अच्छे से जमीन के अंदर दबाया जाता है ताकि इसकी जड़ें अच्छे से निकल सके। हाना अपना फोन देखती है, डैड को कॉल करना चाहती थी लेकिन वो उन्हें कॉल नहीं करती है बल्कि मैसेज करके बोल देती है कि मैं यहाँ पर अच्छे से रह रही हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा और आप भी अपना ध्यान रखिएगा, ज्यादा ड्रिंक मत कीजिएगा वरना फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। जूही को तो अब डॉक्टर के ऊपर क्रश होने लग गया था, उसकी वीडियो देख देख कर सोच रही होती है कि ये डॉक्टर कितना ज्यादा हैंडसम है। चलते फिर नेक्स्ट सीन में हॉन्जू भी अपने घर में कुछ सोच रहा होता है। हाना तभी आती है और सीधा बिना उससे बात किए रूम में चली जाती है। मॉम की फोटो को देख रही होती है, वायलिन बजाकर सैड होती है और हॉन्जू भी उसका वायलिन सुनता है। गेट नॉक करके बोलता है कि मैंने वाइन और नूडल्स बनाए हुए, चाहो तो आके खा सकती हो। लेकिन हाना थोड़ी सैड होती है और उसे मना कर देती है। जाकर दोबारा से अपना वायलिन बजाने लग जाती है। हॉन्जू भी उसी की धुन पर अपना पियानो बजा रहा होता है। धीरे धीरे वक्त ऐसे बीतता जाता है। विलेज के लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं, खूब ज्यादा मस्ती मजाक करते हैं, आपस में खुश रहते हैं। हाना और हॉन्जू भी अपनी म्यूजिक में मग्न रहते हैं, ऐसे ही वायलिन और पियानो बजाते रहते हैं और 2 महीने बीत जाते हैं। हाना जब फार्मिंग कर रही होती है, अपनी रिसर्च में डूबी हुई होती है, तो बॉडीगार्ड आकर उसके ऊपर पानी चला देता है, जिससे कि वो गुस्सा आकर उसी को डांटने लग जाती है और वहाँ से जाते हुए उसे वही लोग मिल जाते हैं जो कि बैठकर वाटरमेलन खा रहे होते हैं और जबरदस्ती हाना को भी वाटरमेलन देकर अपने साथ खाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हाना थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, लोगों के साथ घुलना मिलना उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसके बाद भी उनके साथ बैठकर वहाँ पे मस्ती कर रही होती है। जैसे ही वहाँ पर बॉडीगार्ड आता है, जूही तो उसे सबसे बड़ा वाला पीस खाने के लिए देती है। हॉन्जू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है सोच सोच कर कि 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन हाना ने तो उस रात के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। वो काफी परेशान होता है, भागता हुआ हाना के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें सच में याद नहीं है, और उसे याद दिलाने के लिए वो तो सीधा ही उसे किस कर लेता है। हाना काफी शौक होती है, उसे दूर हटाती है, उसे मारने लग जाती है और बोलती है कि मुझसे दूर रहो और ये सब दोबारा मत करना। जहाँ पर जूही ने उन्हें देख लिया था, व्लॉग बनाने लग जाती है और उसे ऐसे व्लॉग बनाते हुए बॉडीगार्ड भी उन्हें देख लेता है। जैसे वो लोग घर आते हैं, हॉन्जू उसे शांति से बात करने के लिए बोलता है, लेकिन हाना उसे ये बोलकर अंदर जाने लग जाती है कि भले हमारे बीच में किस क्यों ना हुई हो, लेकिन ये हम अडल्ट्स के लिए नॉर्मल बात है और कहीं तो मुझे लाइक तो नहीं करने लग गए। तो हॉन्जू उसे ना बोल देता है और वो रूम में जाकर अपनी काफी रो रही होती है कि उसने ऐसा क्यों कहा और क्यों किया। वही हमारा मासूम सा हीरो हाना की मारी हुई चोट पर अपने पैर पर मरहम लगा रहा होता है और काफी दुखी होता है। जैसे ही जूही अपनी व्लॉगिंग कर रही होती है, पेड़ पौधों के पास होती है, तो बॉडीगार्ड आकर उसका फोन मांगता है और उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोलता है। जूही उसे अपना फोन नहीं देती और गिरने वाली होती है कि तभी बॉडीगार्ड उसे बचा लेता है और यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन हो जाता है, जहाँ तभी हाना पहुंच जाती है और वो उसे छोड़कर सीधा हाना के साथ जाने लग जाता है। हाना की ये बोलती कि ये सब क्या हो रहा था, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो और तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों है।
बॉडीगार्ड तो बहाने बनाने लग जाता है कि शायद मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। साथ ही हाना को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसे सरेआम मार कुटाई नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें हॉन्जो को मारते हुए देख लिया था। साउथ कोरिया वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ नर्स और डॉक्टर के बीच की बॉन्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ नर्स छुप छुप के डॉक्टर को देखती है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा लाइक करती थी। हॉन्जो का ऐसा वेला देखकर मैनेजर तो उसे रिसाइकलिंग वाले काम करवाने के लिए ले आता है, लेकिन हॉन्जो उसे ये बोलते हुए मना कर देता है कि मैं एक पियानिस्ट हूँ और मेरे हाथ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सब खराब हो जाएंगे। जिसके बाद ही मैनेजर फिर उसे मधुमक्खी के छत्तों में से शहद निकालने के लिए बोलता है, जिसे देखते ही हॉन्जो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे मधुमक्खियों से एलर्जी थी। हाना भी वहीं पर हॉन्जो के बारे में सोच रही होती है और उसकी किस को याद कर रही होती है, जहां वो अचानक से देखती है कि हॉन्जो और बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं और बॉडीगार्ड उसे स्ट्रिक्टली बोल रहा होता है कि उसे भी कुछ काम कर लेना चाहिए। हाना फिर वहां पर आकर बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इससे काम करवा लूंगी। और वो हॉन्जो को इतने सारे काम देती है और बेचारा काम कर करके थक जाता है, काफी परेशान हो जाता है और सारा दिन काम करके वो इतना ज्यादा थक जाता है कि गाड़ी में पीछे जाके सो जाता है और हाना गाड़ी चला रही होती है। जैसे फिर बॉडीगार्ड अपने प्लेस पे उतरता है, बोलता है कि लगता है कि तुमने इससे कुछ ज्यादा ही काम करवा दिया है और ऐसा लग रहा है कि ये तो मर ही गया है। हाना फिर अपने फ्लैशबैक में सोचती है कि आखिर उस रात में हुआ क्या था। दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो दोनों एक ही रूम में आके सो गए थे। हाना को काफी गर्मी लग रही थी, उसने अपनी जैकेट उतार के फेंक दी थी और हॉन्जो के साथ वहीं पर सो गई थी। लेकिन सुबह हाना की आंख खुल गई थी, हॉन्जो को अपने सामने उसने देख लिया था, लेकिन हॉन्जो के उठने से पहले ही वो दोबारा से सो जाती है ताकि हॉन्जो को कुछ भी पता ना चले। तो फिर नेक्स्ट सीन में जो ही उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ में होती है, मार्केट से कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो उसे काफी टिप्स और ट्रिक्स भी देने लग जाती है, साथ ही इसका व्लॉग भी शूट कर रही होती है। जैसे ही वहाँ बॉडीगार्ड आता है उसे देखकर चुप हो जाती है और उसे घूर घूर कर देखने लग जाती है जब वो जा रहा होता है। तो हाना ने भी यहाँ पर टेस्टी नूडल्स बनाए हुए थे, हॉन्जो को खाने के लिए बोलती है लेकिन वो तो मना कर देता है। लेकिन खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो भी उसके साथ में जाकर फिर ठूस ठूस कर खा रहा होता है। हाना के डैड भी बॉडीगार्ड को कॉल करके सब पूछ रहे होते हैं और वो बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। हाना बिल्कुल ठीक है और वो अपनी रिसर्च का काम बिल्कुल सही से कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हाना जा रही होती है, देखती है कि हॉन्जो लेटा हुआ, से काफी ठंड लग रही थी, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के बॉडीगार्ड के साथ में वहाँ से निकल जाती है और हॉन्जो भी देखता है कि उसके ऊपर ब्लैंकेट पड़ा है, यानी कि हाना ने ही रखा होगा। हाना बहुत तेज तेज भाग रही होती है तो बॉडीगार्ड उसे थोड़ा रुकने के लिए बोलता है क्योंकि वो काफी थक गया था। साथ ही उसे कहता है कि आजकल तुम्हारा बिहेवियर काफी चेंज हो गया है, हॉन्जो के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं तुम लोग के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। तो हाना उसे बोलती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम फिलहाल अपने काम पर ध्यान रखो। और ये बोलकर वहाँ से जोरों से भागने लग जाती है और बाकी के लोग भी उसे देखकर यही सोच रहे होते हैं कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, हमेशा ही चुप चुप रहती है और ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती। हॉन्जो बेचारा पूरे घर की सफाई कर रहा होता है, उसके बैक में काफी दर्द होता है क्योंकि बेचारा जमीन पे जस होता था और वही अपनी पेन किट को लगा रहा होता है जो कि इससे लगती नहीं है कि तभी हॉन्जो आकर उसकी हेल्प करती है और यहाँ थोड़ा सीन रोमांटिक होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर और नर्स साथ में होते हैं तो वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी अपना चेकअप करवाने के लिए आती है और उससे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन डॉक्टर उसे बोलते हैं कि हमने आपको दवाई लिख दी है, आप फिक्र मत कीजिए, आपका बच्चा अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। जैसे ही हाना अपना काम खत्म करके घर आती है, देखती है कि हॉन्जो लेटा हुआ था, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और इसीलिए वो उसका ध्यान रखने लग जाती है, उसे काफी केयर करती है, ठंडे पानी की पट्टियां उसके सर पर रखती है, धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। हॉन्जो के लिए उसने टेस्टी सा सूप बना दिया था और एक नोट भी वहाँ पर लिख कर रख दिया था कि जैसे ही उठो इसे खा लेना। और जिसके बाद ही वो बाहर गांव वालों के पास में चली जाती है, जहाँ बॉडीगार्ड को जाके बताती है कि हॉन्जो की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मुझे लेट हो गया। यहाँ पर जैसे ही हॉन्जो की आँख खुलती है, वो तो काफी खुश हो रहा होता है कि हाना ने उसका कितना ज्यादा ध्यान रखा था और यहाँ तक कि उसने उसके लिए सूप भी बनाया था जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है और वो खुश हो जाता है। हाना और उसका बॉडीगार्ड साथ में रिसर्च का काम कर रहे होते हैं, लेकिन हाना का तो काम में मन ही नहीं लग रहा होता है और ये बात बॉडीगार्ड भी नोटिस कर लेता है। हॉन्जो भी वही मैनेजर के साथ में होता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए, तो वो उससे बताने लग जाता है कि मैं अपनी डेली लाइफ से काफी परेशान हो गया था, सिर्फ काम के अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं और इसलिए अपने काम से फ्री होने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैं यहाँ इस गाँव में आया हूँ। जहाँ पर फिर मैनेजर भी उसे बताने लग जाता है कि जैसे तुम्हारी कहानी है ना, वैसे यहाँ पर आए हुए हर एक शख्स की अपनी अपनी कहानी है। कोई यहाँ पर अपनी खुशी से आया है तो कोई अपने आप को चेंज करने और कोई अपने किसी गम को भुलाने।
जैसे ही फिर हॉन्जो वहाँ से जाता है, देखता है कि हाना काम कर रही है तो वो उसे जाके बात करता है। हाना तो पहले डर जाती है और फिर जैसे ही हॉन्जो से पूछते है कि तुमने ऐसे सूप में क्या डाला था जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी मुझे लगा, तो हाना पहली बार यहाँ पर स्माइल करती है और बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है क्योंकि उसके सूप की इतनी ज्यादा तारीफ से हो गई थी। हाना ने इसकी काफी ज्यादा केयर की थी, इसलिए उसे थैंक्स बोलता है और वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से देखता है कि हाना पीछे से गाड़ी लेकर आ रही होती। काफी खुश हो जाता है कि हाना शायद उसे पसंद करती है। जैसे ही वो गाड़ी खोल के बैठने जा रहा होता है, हाना बाहर निकलती है और बोलती है गाड़ी की बैटरी खराब हो गई है और इसलिए हमें यहाँ से इसे धक्का मार कर लेकर जाना पड़ेगा। और बेचारे अपने हीरो की तो जॉब सी हो जाती है। दोनों फिर काफी थक गए थे, एक जगह पर रुककर स्टार्स को देखने लग जाते हैं। काफी इमोशनली बातें कर रहे होते हैं। देखते ही देखते फिर अचानक से हॉन्जो की आंख में कुछ चला जाता है। हाना उसे क्लीन करने की कोशिश करती है और उसे काफी नजदीक आ जाती है और वहीं मैनेजर और एक वर्कर साथ में उन दोनों को छुप छुप कर देख रहे होते हैं। हाना और हॉन्जो काफी इमोशनल बातें कर रहे होते हैं। साथ ही हाना उसे बताती है कि मैंने बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया था और जब भी मैं स्टार्स को देखती हूँ तो हमेशा मुझे उनकी याद आती है। मेरे बहुत सारे सपने हैं, मैं उन्हें पूरा तो करना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें कैसे पूरा करूँ। तो हॉन्जो उसे बोलता है कि तुम उनकी एक बकेट लिस्ट बना लो, मैं उन्हें पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और साथ ही उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और उसे चॉकलेट भी देता है। जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं तो अचानक से लाइट जल जाती है और दोनों हट जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक लेडी भी देख लेती है। जैसे वो दोनों घर आते हैं तो जूही उन्हें देख लेती है, बोलती है कि क्या ये दोनों डेट करने लग गए हैं। और वहीं बॉडीगार्ड ने भी उन्हें साथ में देख लिया था, उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हाना और हॉन्जो दोनों ही साथ में फार्मिंग कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और वहीं मस्ती मस्ती में हॉन्जो तो हाना के ऊपर पानी डाल देता है और यहाँ पे हाना गुस्सा होने की वजह उसके सामने खुश हो रही होती है। बॉडीगार्ड ने भी उन्हें देख लिया था और सोच रहा होता है कि जब मैंने उस दिन पानी डाला तो ये कितना गुस्सा हो गई थी और अब देखो इसके साथ में कितना खुश है, यानी कुछ तो इनके बीच में जरूर चल रहा है। जहाँ पर तभी जूही पहुंच जाती है, उनका व्लॉग बनाते ही बोलती है कि दोनों ही साथ में कितने प्यारे और कितने अच्छे लग रहे हैं, किसी मूवी का सीन लग रहा है। लेकिन बॉडीगार्ड तो गुस्सा करने लग जाता है, जिसे जूही बोलती है कि तुम्हें रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में हाना और हॉन्जो फ्लावर विश के पास पहुंचे हुए होते हैं, जहाँ फ्लावर में अपनी अपनी विश लिख रहे होते हैं। हॉन्जो ने लिखा होता है कि मैं हाना से कभी दूर नहीं होना चाहता और हाना ने भी वही लिखा होता है कि मुझे हॉन्जो काफी पसंद है लेकिन मैं जानती हूँ कि एक न एक दिन हमें अलग होना ही होगा, लेकिन फिर भी मैं उस दिन का वेट करना चाहती हूँ जब हम साथ में खुशी खुशी रहेंगे। दोनों फिर साथ में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बीच पे जाते हैं, एक दूसरे की फोटोज खींच रहे होते हैं। दोनों साथ में खाना खाने के लिए आते हैं। हाना के मुंह पे कुछ लग जाता है तो हॉन्जो उसे साफ करने जाता है, लेकिन हाना उसे पीछे हटा देती है और हॉन्जो का सैड फेस देखकर वो उसे साफ करने के लिए बोल देती है। हॉन्जो काफी खुश हो जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारे गांव वाले बैठकर मस्त मूवी देख रहे होते हैं और वो भी हॉन्जो के घर के सामने। हॉन्जो हाना आगे देख के काफी शॉक हो जाते हैं कि अब वो लोग आखिर अपने घर कैसे जाएंगे, जहाँ पर फिर मैनेजर उसे याद दिलाने लग जाता है और फ्लैशबैक से पता चलता है कि हॉन्जो ने मैनेजर से उसकी फेवरेट गाड़ी की चाबी ली थी क्योंकि वो आज का पूरा दिन हाना के साथ में बिताना चाहता था और साथ ही उसने इसके बदले में मैनेजर की एक बात पूरी करने के लिए उसे प्रॉमिस भी किया था और वो यही बात थी दोस्तों। और इसीलिए बेचारा अब कुछ बोल भी नहीं सकता था और वो भी उनके साथ में बैठकर फिर मूवी देखने लग जाते हैं। गार्ड और जूही साथ में बैठे हुए होते हैं और जूही को मूवी काफी रोमांटिक लग रही होती है और गार्ड उसे डांट कर बोलने लग जाता है कि शांति से बैठ के मूवी देखो। तो जूही गुस्सा हो जाती है और इसलिए वो उसे मनाने के लिए फिर उसे चिप्स देता है। नर्स और डॉक्टर का तो अलग ही रोमांस चालू था, वो भी साथ में मूवी देखकर काफी खुश हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम उस गांव में इलीगली तरीके से एक मोटू को घुसते हुए देखते हैं, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि हॉन्जो के सीईओ ने हॉन्जो को लेने के लिए भेजा था और वो काफी डरा हुआ था कि अगर वो पकड़ा गया फिर तो उसकी खैर नहीं। यहाँ पर सब लोग इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं क्योंकि मूवी थोड़ी इमोशनल हो गई थी और हाना भी रो रही होती है तो हॉन्जो उसे कंसोल करता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में जो एक वेबटून लिख रही होती है क्योंकि वो एक कंटेंट क्रिएटर भी थी और जहाँ पे वो यही सोच रही होती है कि हॉन्जो और हाना फाइनली एक ऑफिशियल कपल बन गए हैं। उनके बारे में सोच सोच के वो काफी खुश हो रही होती क्योंकि वो एक रोमांटिक स्टोरी लिख रही थी। यहाँ तक कि जूही ने तो उन दोनों की शादी को भी इमेजिन कर लिया था कि वो दोनों साथ में कितना ज्यादा खुश हैं।
गार्ड भी वही हाना की डैड से बात कर रहा होता है और उन्हें हाना की खबर दे रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी रिसर्च एकदम अच्छे से चल रही है। जहाँ पर वो तभी उसी मोटू को हॉन्जो और हाना के घर में घुसते हुए देख लेता है और उसे लगता है कि वो चोर है और जैसे ही वो उसे पकड़ता है, नेक्स्ट सीन में चारों के चारों साथ में बैठे हुए होते हैं और हॉन्जो तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये क्यों यहाँ पर आ गया और अगर ये पकड़ा गया तो हम सब के सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन मोटू बेचारा इतना ज्यादा भूखा था कि उसके पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे और बेचारा रो भी रहा था, इसलिए वो लोग सबसे पहले उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और खाने के बाद वो वहीं पर सो जाता है। लेकिन हॉन्जो काफी परेशान हो जाता है, उसे काफी चिंता हो रही होती है कि अब आखिर वो लोग क्या करेंगे। हाना का बॉडीगार्ड भी फिर वहाँ से निकल जाता है और अपने घर जा रहा होता है तो सामने ही वो जूही को देखता है और इससे पूछता है कि इतनी सुबह वो क्या कर रही है। वो बोलती है कि मैं तो जॉगिंग करने के लिए आई थी। गार्ड की फिर बोलते ही कि क्या तुम हील्स में जॉगिंग करने के लिए आई थी, तो वो तो चुप हो जाती है और फिर जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे देखने लग जाती है, यानी कि कुछ तो माजरा जरूर था जो कि जूही छुपा रही थी। वहीं हाना और हॉन्जो काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो लोग इस मोटू को इस विलेज से कैसे बाहर निकालें और फिर हॉन्जो शांत होकर उसके लिए कॉफी लेकर आता है, उसके साथ में फ्लर्ट भी करने लग जाता है। लेकिन हाना को काफी टेंशन हो रही थी और इसलिए वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉन्जो और हाना साथ में काफी रोमांटिकली बैठे हुए होते हैं और काफी मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो अपने क्यूट हीरो का एक सपना होता है और उसे देखकर काफी खुश हुए जा रहा होता है। जहाँ पर तभी हाना आती है और फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि दोस्तों ये वही सीन था जब मोटू इनके घर में घुस गया था और यहाँ बॉडीगार्ड उसको लेकर आया हुआ था। नेक्स्ट सीन में वो मोटू काफी ज्यादा सैड होता है क्योंकि सीओ ने उससे बोला था कि अगर हॉन्जो तुम्हारे साथ में नहीं आया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। लेकिन फिर यहाँ पर हॉन्जो उस मोटू को समझाते हुए उसे कंसोल करते हुए कह रहा है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सीओ से खुद बात कर लूंगा और उसे समझा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हाना का बॉडीगार्ड उससे बोल रहा होता है कि क्या हमें उस मोटू के खिलाफ रिपोर्ट कर देनी चाहिए, तो हाना उसे शांत रहने के लिए बोलती है और बोलती है कि रात को उसे तुम्हें ही लेकर जाना है, हम सबको इस मुसीबत से बाहर निकालना है। तो वहीं हॉन्जो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि बारी बारी से लोग उसके घर में जो आ रहे थे और उसने मोटू को अंदर छुपाया हुआ था और उनके जाने के बाद ही उसकी सांस में सांस आती है। साथ ही फिर वो अपनी सीओ को कॉल करके बोलता है कि वो फिलहाल के लिए तो इस साल यहीं इस गांव में रहने वाला है। जहां उसका सीओ से बोल रहा होता है पहले तो तुम डेस्परेटली वहां से निकलना चाहते थे और अब तुम्हें वहां पे क्यों रुकना है, ऐसा क्या हो गया, तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सर्ट यहाँ पे पड़े हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि अभी तो योंजू हाना से प्यार करने लगा है, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता और इसलिए उसे बोलता है कि सारे कॉन्सर्ट नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दो। तो फिर जैसे ही रात होती है तो बॉडीगार्ड मस्त रेडी शेडी होकर हाना के घर के पास पहुंचता है जहां जूही बाहर बैठी हुई होती है और वो उसे देख लेती है लेकिन सोचती है कि शायद ये उसका वहम होगा। तो फिर जैसे तैसे करके मोटू को वो लोग वहाँ से निकाल लेते हैं और बॉडीगार्ड फिर उसे विलेज के बॉर्डर तक लाकर बोलता है कि यहाँ से सिर्फ तुम्हें 1 किलोमीटर ही आगे जाना है, उसके बाद तुम इस विलेज की बाउंड्री से बाहर हो जाओगे। हॉन्जो भी वहीं पे काफी डरा हुआ बैठा हुआ होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मोटू पकड़ा गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पर हाना उसे कंसोल कर रही होती लेकिन तभी सायरन की आवाज आने लग जाती है तो हॉन्जो और ज्यादा डर जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर जाकर देखते हैं तो ये पता चलता है प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी होने वाली, उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। सब लोग उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और उसे वहां से उठा के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और वहीं हॉन्जो भी काफी नर्वस होता है तो हाना उससे पूछती कि तुम ठीक तो हो ना, और वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। जैसे हाना जा रही होती है उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उसे अपने पास बिठाता है और उसके ऊपर ही वहीं पर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब उस प्रेग्नेंट लेडी का बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो उसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और बाहर खड़े हुए लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं। उसका हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। जूही भी वहाँ पहुँच जाती है और अपनी ब्लॉगिंग करने लग जाती है और उसे शांत रहने के लिए बोलती है। जैसे ही फिर डॉक्टर वहाँ पर आते हैं तो उन्हें बताते हैं कि हमें इन्हें बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि बेबी को फिलहाल अभी ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है क्योंकि उसकी डिलीवरी टाइम से पहले हुई है और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हाना भी वहीं अपनी बॉडीगार्ड के साथ में होती है जहां वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और हॉन्जो के बीच में क्या चल रहा है और अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगा। तो हाना उसे नेगोशिएट करने के लिए बोलती है जहां गार्ड बोलता है कि ठीक है, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी हाना को उसके लिए मानना पड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जूही जैसे नहाकर बाहर आती है शौक हो जाती है क्योंकि इसने अपनी वीडियो तो एडिटिंग करने के लिए रखी थी लेकिन वो तो अपलोड हो गई थी, यानी कि अब इनके पीस विलेज का सारा राज पूरी दुनिया के सामने खुलने वाला था। सारे के सारे लोग कमेंट करने लग जाते हैं।
हाना भी वही हॉन्जो के लिए कुछ बना रही होती है तो वो उसे प्यार से आके बैक हग करता है और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हाना के डैड को भी न्यूज मिल गई थी और इसलिए वो उस विलेज में जाने वाले थे और आंटी से सामान पैक करने के लिए बोलते हैं। हाना और हॉन्जो यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में बस किस होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड पहुँच जाता है। साथ ही हाना के ऊपर बम फोड़ते बोलता है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हाना तो उसके ऊपर गुस्सा होने लग जाती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने डैड को क्यों बताया। तो उसका बॉडीगार्ड बोल रहा था कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, तो शायद उन्हें शक हो गया है या फिर वो उस बेबी को देखने के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर और नर्स साथ में होते हैं। दोनों वर्क कर रहे होते हैं, उस न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे होते हैं कि फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है और एक हेल्दी बेबी है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर के ऑफिस में हंगामा मचा हुआ था क्योंकि उन लोगों ने अपने पीस विलेज की पोस्ट देख ली थी जो कि जूही की वजह से हुआ था। वो लोग काफी मुसीबत में पड़ने वाले थे, जहाँ पर जूही पहुंचकर उनसे माफी मांगती है, लेकिन मैनेजर उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लग जाता है और यहाँ तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, खुद ही बेहोश हो जाता है। हॉन्जो ने भी पोस्ट देख ली होती है और हाना अपने बॉडीगार्ड के साथ में वहाँ पर पहुँचती है तो वो जूही को रोते हुए देखती है और जैसे ही उसे सच का पता चलता है वो भी काफी शॉक हो जाती है। जूही को भी अपनी गलती का एहसास था और उसे रोता हुआ देखकर बॉडीगार्ड उसे शांत कराता है, उसे संभालता है। और वहीं डॉक्टर हाना को बताती है कि मैनेजर को होश आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको उनसे जो भी बात करनी है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वहीं हॉन्जो भी पियानो बजाते हुए अपने फैंस के लिए वीडियो बनाते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज आप सब उस पे भी और साथ ही उसके पेरेंट्स के लिए प्रे कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जैसे ही फिर हाना और बॉडीगार्ड रिसर्च का काम कर रहे होते हैं तो आंटी कॉल करके बता दी है कि तुम्हारे डैड विलेज आ रहे हैं, लेकिन हाना तो सब पहले से जानती थी, इसलिए उन्हें टेंशन ना लेने के लिए बोलती है। जैसे ही फिर वो रास्ते में जा रही होती है तो उसकी नजर हॉन्जो पर पड़ती है और उससे हट ही नहीं रही थी क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। हॉन्जो भी फिर हाना को वो वीडियो दिखाते हुए बताता है कि इस वीडियो से हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। वहीं नर्स और डॉक्टर भी बेबी के मॉम डैड को उसकी पिक दिखाते हुए बोल रहे होते हैं कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है और इसलिए आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मॉम डैड काफी खुश हो जाते हैं। हाना भी हॉन्जो से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। सीधा उससे हक करने वाली होती है कि तभी बॉडीगार्ड बीच में आ जाता है और बोलता है कि सरेआम ये सब कुछ करना ठीक नहीं है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और बोलते ही वहाँ से भाग जाता है। कल तो मैनेजर भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और हाना के ये बोलते ही कि मेरे डैड यहाँ पर आने वाले हैं और इसलिए जल्दी से मुझे कोई दूसरा हाउस अलॉट कर दो। मैनेजर और बाकी सब तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि अगर हाना के डैड को ये पता चल गया कि वो एक लड़के के साथ में रह रही है, उन सब की तो शामती आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हॉन्जो ने भी हाना के लिए टेस्टी सा डिनर बनाया हुआ था जिसे खाते ही उसकी आंखें भर आती हैं और बोलती है कि मेरी मॉम भी सेम ऐसा ही खाना बनाती थी। जहां हॉन्जो भी बता रहा होता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी दादी से ही सीखा है क्योंकि मॉम डैड तो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे और इसलिए मैं अपनी दादी से बहुत ज्यादा अटैच था। कल तो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल बातें कर रहे होते हैं। खाने में थोड़ी मिर्ची ज्यादा थी और इसलिए हॉन्जो फिर उसे पीने के लिए मिल्क देता है और ऐसे ही एक दूसरे को प्यार से खिलाते हैं। वहीं हाना के डैड भी पुलिस के साथ में विलेज पहुंच गए थे और साउथ कोरिया के मिनिस्टर से उनकी मीटिंग होती है तो वो काफी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि जूही ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था और इसीलिए अब हमें इस पीस विलेज वाले प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन साउथ कोरिया मिनिस्टर उन्हें समझाते हुए हॉन्जो की वीडियो दिखाते हैं जिस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट थे और सब लोग बेबी और उसके पेरेंट्स को काफी सारे गुड विशेस भी दे रहे थे। यानी कि दोस्तों ये मैटर पूरी तरह से संभल गया था और इसलिए दोनों देशों को आपस में सुलह करने के लिए बोला जाता है। वेल तो वही हाना और हॉन्जो साथ में होते हैं जहाँ हॉन्जो की ये बोलती है कि तुम्हारे फेस पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि तुम अपने डैड से मिलना चाहती हो, तो जाके उनसे मिल क्यों नहीं लेती। हाना उसे बोलती है कि वैसे भी मेरे डैड यहाँ पर काम से आए हैं और उनका नेचर काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट है। वो एकदम हार्टलेस इंसान है क्योंकि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तो उस टाइम उनकी आँख से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकले थे। मुझसे भी उन्हें कोई लगाव नहीं है, उन्होंने पूरी लाइफ देश के लिए दे दी है। हाना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है तो हॉन्जो उसे संभालता है और बोलता है कि मेरे सामने तुम्हें अपनी आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हाना के डैड जैसे ही बॉडीगार्ड से उसके बारे में पूछते हैं तो वो बोलता है कि आपको हाना की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी रिसर्च का काम काफी अच्छे से चल रहा है और यहाँ तक कि वो तो अब डेट पर भी जाने लग गई है। ये बोलते ही बॉडीगार्ड तो तुरंत चुप हो जाता है कि ये उसके मुंह से क्या निकल गया।
वेल तो फिर हाना के डैड का इतना खराब मूड देखकर तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। हाना को वहाँ पर बुलाया जाता है और उसके डैड सेंट्रल ऑफिस में होते हैं। वहाँ से सबको बाहर निकालकर हाना से उस लड़के के बारे में पूछते हैं जहाँ हाना छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन डैड बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, इसलिए चुपचाप बता दो कि आखिर वो लड़का है कौन। बाहर भी सबको हाना की चिंता हो रही थी कि आखिरकार अब उसका होगा क्या, और वहीं जूही भी बहुत ज्यादा परेशान होती है, काफी रो रही होती है। हॉन्जो भी वहाँ पर आकर उसको शांत करवाता है और बोलता है कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो वीडियो अपलोड की है उससे काफी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और जैसे ही जूही उसे बताती है कि हाना अपने डैड से मिलने के लिए गई है, हॉन्जो तो बेचारा भागते भागते सीधा सेंट्रल ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ पर सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे और उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जैसे ही फिर हॉन्जो रूम के अंदर जाता है, हाना उससे रोकते हुए बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो हॉन्जो बोलते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है, और वहाँ जाकर बैठकर बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर फाइनली वो उससे बोल देता है कि वो हाना से बहुत प्यार करता है। तो डैड को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, साथ ही बोलते हैं कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिस हॉस्पिटल में उस बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट आ रहे होते हैं। तो सारा का सारा स्टाफ और नर्सेस काफी हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग हॉन्जो की वो वीडियो देखते हैं, समझ जाते हैं कि ये सब कुछ हॉन्जो की वीडियो की वजह से ही हुआ है, और काफी खुश होते हैं। जैसे ही फिर हाना के डैड वहाँ से जा रहे होते हैं, तो हॉन्जो को बोलते हैं कि तुम मेरे सन इन लॉ कभी बन नहीं सकते, जहाँ पर हाना भी उन्हें बोलती है कि आप हॉन्जो से ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन वो तो उसकी कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाते ही हॉन्जो की जान में जान आती है और फाइनली वो रिलैक्स फील करता है, और मैनेजर और बाकी के सब लोग भी बोलते हैं कि फिक्र मत करो, जीत तो हमेशा सच्चे प्यार की होती है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और वहीं हाना भी अपने डैड के इतने रूड बिहेवियर के लिए हॉन्जो से माफी मांगती है, जहाँ वो उसे ये बोलते हुए छड़ने लग जाता है कि अगर तुम्हारे डैड की तरह मेरी भी इतनी प्यारी बेटी होती तो शायद मैं भी यही करता। जहाँ पर फिर बॉडीगार्ड भी उन्हें ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व कर लो। और जैसे ही वो आगे जा रहा होता है तो उसे जूही मिलती है, जो कि रास्ते में काफी रो रही होती है और साथ ही बोल रही होती है कि मेरी इतनी बड़ी गलती की वजह से मुझे इस विलेज से निकाल दिया जाएगा। बॉडीगार्ड भी उसे चुप करा रहा होता है कि तभी हॉन्जो और हाना आते हैं और उन दोनों को साथ में फिर से देख लेते हैं और उनके बारे में कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में हॉन्जो सीधा नॉर्थ और साउथ कोरिया के मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछ रहा होता है कि यार दोनों देशों के कल्चर के हिसाब से मुझे अपने फादर इन लॉ को आखिर कैसे मनाना चाहिए। और वो दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि पूरा का पूरा सिनेरियो तो एक फेमस कोरियन ड्रामा यानी क्रैश लैंडिंग ऑन यू की तरह बन गया है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और दोस्तों मेरा यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन है कि आप में से वो कौन से लोग हैं जिन्होंने क्रैश लैंडिंग ऑन यू ड्रामा देखा है और आपको उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई है। फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर बता दो। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में उन कोरियन ड्रामा के भी नाम बताओ जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लव स्टोरी दिखाई गई है, और जिनके भी आंसर सही हुए ना, मैं उन्हें अपनी आने वाली वीडियो में शाउट आउट देने वाली हूँ, और इसलिए आंसर जरूर दीजिएगा। कल तो वही हाना के डैड जाके सुप्रीम लीडर को सारी कहानी बता देते हैं जो भी उस पीस विलेज में हुआ था, और वहाँ पे सुप्रीम लीडर ये फैसला करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो उस लड़की की एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ, और इसलिए वो लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। वहीं दोनों देशों के मैनेजर को भी खबर मिल जाती है कि उनका ये प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही पूरे विलेज में ये अनाउंस भी करने लग जाते हैं, और सारे लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं ये जानकर कि अब वो लोग साथ में रह सकते हैं। जूही तो सीधा भागते हुए बॉडीगार्ड के पास आ जाती है जो कि हाना के साथ में था, और इसे बोल रही होती है कि तुमने जो कुछ भी कहा था एकदम सही था और अब हमें यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। और हाना उन्हें घूर रही होती है और वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और जूही काफी खुश होती है, बॉडीगार्ड को वहाँ से पार्टी करने के लिए अपने साथ ले जाती है। धीरे धीरे दिन ऐसे बीतते जाते हैं और एक महीना बीत जाता है। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, सब अपने अपने काम में मशहूर होते हैं। जूही भी दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती है और बहुत सारे लोग हाना के रिसर्च के लिए उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, फार्मिंग कर रहे होते हैं। डॉक्टर और नर्स भी अपने रोमांस के साथ साथ अपने काम में मशहूर होते हैं, लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। और यहाँ अपने हीरो हीरोइन यानी कि हाना और हॉन्जो भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। देखते ही देखते फिर क्रिसमस भी आ जाती है। सब लोग ने बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से सजाया हुआ होता है, वहाँ पर केक वगैरह भी कट करते हैं। और इस साल की पहली स्नोफॉल को देखकर सब लोग अपने लव वंस के साथ में काफी खुश होते हैं।
वेल तो पीस विलेज के प्रोजेक्ट का बस एंड होने वाला होता है। 3 महीने फिर बीत जाते हैं और यहाँ पर फाइनली नर्स डॉक्टर को अपना लव कन्फेस करते हुए कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ यहाँ से जाने के बाद। दोनों साथ में खाना वाना भी शेयर करते हैं और यहाँ डॉक्टर भी नर्स को सीधा ही किस करते हुए बोलता है कि मैं भी आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन ये बात मैं आपको बता नहीं पाया था। जहाँ पर तभी स्टाफ आ जाता है और उन्हें देखकर वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और बोलते हैं लगता है कि आजकल सब लोग प्यार में पड़ गए हैं। जूही भी वहीं बॉडीगार्ड के सामने अपना लव कन्फेस करते हुए बोल रही होती है कि भले ही हम दोनों दूर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी अच्छी यादों में याद रखूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अभी अपनी खुद की एक लाइफ होगी, तुम्हारी भी शादी होगी और बच्चे होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम हमेशा याद रखो। बॉडीगार्ड को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर कैसे रिस्पॉन्स करे और उसे बोलता है कि वैसे अब इन सारी बातों का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों अपने अपने देश जा रहे हैं। नॉर्थ और साउथ के मैनेजर भी जब पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वो लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को छोड़कर जाने वाले थे, इसलिए सबके सब आपस में हक कर रोने लग जाते हैं। हाना और हॉन्जो भी काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, जहां हॉन्जो से बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जापान में जाकर अपना आगे का काम करने वाली हो और 2 साल बाद मेरा भी वहाँ पर एक कॉन्सर्ट होने वाला है, तो क्या तुम मुझसे मिलोगी। हाना के ही बोलती है कि मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती, लेकिन हमेशा तुम्हें अपनी अच्छी यादों में याद रखूंगी। हॉन्जो से खूबसूरत सा नेकलेस देता है और बोलता है कि ये मैंने वर्ल्ड टूर के दौरान पर खरीदा था और सोचा था कि जिस लड़की को मैं सबसे ज्यादा प्यार करूंगा मैं ये उसे दूंगा। हाना बोलती है कि आई होप जल्दी साउथ और नॉर्थ कोरिया एक हो जाए, जिसके बाद ही फिर हम दोनों भी एक हो सकते हैं। वेल तो फिर फाइनली पीस विलेज का प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। सब लोग अपने अपने देश जाने के लिए रेडी होते हैं, जहां पर मैनेजर उन सबको गुड बाय बोलते हुए बेस्ट विशेस भी देते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहे होते हैं। बस में बैठते ही ये लोग पीस विलेज के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां से उतरकर अपने अपने देशों की बसेस में जाकर बैठने लग जाते हैं, जहां पर बॉडीगार्ड भागता हुआ आता है और सीधा आकर जूही को हक करने लग जाता है और फाइनली अपनी लव फीलिंग्स उसे कन्फेस करते हुए बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद फिर जूही रोते रोते जाती है और जाकर अपनी बस में बैठ जाती है और वहीं हॉन्जू और हाना भी अपना लास्ट हक करते हुए गुड बाय बोल रहे होते हैं। जैसे ही हाना जाती है हॉन्जू तो बहुत ज्यादा फूट कर रोने लग जाता है। वेल तो फिर सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद जापान में दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉन्जू का कॉन्सर्ट होता है। सब उसके लिए काफी खुश होते हैं, उसे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो भी सबको थैंक्स बोलता है। और वहीं हाना भी जैसे ही जापान में लैंड होती है हॉन्जू के कॉन्सर्ट का पोस्टर देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये होती है कि उन दोनों ने ही सेम होटल लिया हुआ था। डिनर के टाइम पर जैसे ही हाना कॉफी को देखती है तो उसे हॉन्जू की याद आ जाती है, क्योंकि उसे हॉन्जू की हाथ की बनाई हुई कॉफी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। हॉन्जू भी वही हाना को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने साथ में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मेमोरीज स्पेंड की थी। जैसे ही हाना फिर वहाँ से उठकर जाती है तो दोबारा से हॉन्जू की वही कॉन्सर्ट वाला सेम पोस्टर उसी होटल में देखती काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और वही हॉन्जू भी पीछे से भागता हुआ हाना के पास आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग काफी लंबे वक्त के बाद जो मिले थे, यानी कि दोस्तों डेस्टिनी ने एक बार फिर से इन्हें मिला दिया था। सो अब आगे कहानी में क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है। और साथ ही आप इस ड्रामा को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हो और क्यों, उसके साथ आप रीजन भी लिख दीजिएगा।